तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति की इस क्लास में। और दोस्तों आज हम AAI-ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस के लिए हमारा मैथमेटिक्स का जो चैप्टर होने वाला है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों आज एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम संपूर्ण यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला, प्रिंसिपल्स, थ्योरम्स विथ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये बेस्ड पूरा चैप्टर होने वाला है। तो दोस्तों यार कॉम्प्लेक्स नंबर पर आने से पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर नंबर की, कि भाई जो नंबर होता है ना बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। हमने रियल नंबर के बारे में बहुत अभी तक पढ़ते आए हैं, और साथ में दूसरा जो टाइप का नंबर होता है वो एक इमेजिनरी टाइप का नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी नंबर्स है इसी नंबर्स को हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम पहले पढ़ते आए हैं कि ये एक ax² + bx + c = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, इसके रूट्स को फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तब हमें x = जब हम एक फार्मूला लगाते थे -b + -√b² - 4ac/2a, तो इसमें जिसके रूट में यहां पर देख सकते हैं स्क्वायर, जो रूट में यहां पर b² - 4ac है, तो ये b² - 4ac को मैंने d कह दिया। और ये अगर जब क्या होता है दोस्तों, इसके तीन केस बनते हैं। कौन कौन से तीन केस हैं, तो अब इसमें यहां पर मेरे को b² - 4ac जो d है इसकी कुछ ना कुछ या तो 0 वैल्यू मिल जाएंगी, या तो 0 से बड़ी वैल्यू मिलेंगी, या तो 0 से छोटी वैल्यू मिलेंगी। तो ऐसे इस प्रकार से इसके तीन केस बनते हैं। अगर मान लो भाई b² - 4ac यानी d की जो वैल्यू है वो मेरे को 0 से बड़ी मिलती है, d > 0 मिलता है, यानी कि b² - 4ac > 0 मिल जाएगा। तब इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्टिव रूट्स होते हैं इसके। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्टिव रूट्स। ठीक है, और d = 0 मिल जाए, यानी कि b² - 4ac = 0 मिल जाए, तब इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाते हैं। केस 3 में क्या होता है, अगर मान लो भाई ये b² - 4ac यहां पर रूट में भाई 0 से छोटी वैल्यू मिल रही, मतलब नेगेटिव में मिल रही है। ठीक है, d < 0 यानी कि नेगेटिव में मिल रहा भाई वैल्यू, तो यानी कि b² - 4ac यहां पर नेगेटिव में आ जाता है। तब ये रूट्स कैसे देता है, इमेजिनरी रूट्स देता है। और ये इमेजिनरी रूट्स यानी इमेजिनरी नंबर्स ही यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नाम ही से स्पष्ट है, ये एक सम्मिश्र संख्या की बात करता है। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स, इन दोनों संख्याओं से मिलकर बना नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे मैं z से डिनोट करता हूं, z बराबरी से x + iy। तो यहां पर जो x आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल पार्ट कहलाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो iy आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एक इमेजिनरी पार्ट कहलाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का। ठीक है, तो इसे देखो z मैंने क्या बोल दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहां पर जो x और y है, ठीक है, x और y एक रियल नंबर होते हैं, जिसमें ये x वाला क्या है, रियल पार्ट है, जिसे मैं RE यानी कि रियल नंबर ऑफ z, ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं। और जो iy वाला पार्ट है इसमें इमेजिनरी पार्ट कहलाता है ये, जिसे मैं IM, तो इससे मैं क्या पढ़ूंगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और x y रियल नंबर्स होते हैं। i, अब यहाँ पे i क्या होता है दोस्तों, ये i नहीं बल्कि ये क्या है, एक्चुअली आयोटा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रूट में -1। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, z = क्या है, 2 + 3i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, 2 + 3i क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे मैंने z रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें ये जो 2 देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, ये एक रियल पार्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो 3i है ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर z का। क्लियर है, समझ गए, ये इसी के फॉर्म में है ना, a + ib की या फिर x + iy की फॉर्म में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, अब आगे हम पढ़ते हैं आयोटा के बारे में। जो आयोटा i है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है रूट में -1। ठीक है, और यही एक क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी पावर ऑफ आयोटा की अगर बात करूं तो i = तो हमने देख लिया कि भाई रूट में -1 है, तो लेकिन i² क्या होता है, i² होता है, मतलब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया रूट में -1 का, तो ये कितना होता है, i² होता है -1। ठीक है, i³ कितना होता है भाई, i³ होता है, जैसे इसको i³ को मैं क्या लिख सकता हूं, i² × i लिख सकता हूं। ठीक है, तो i² अभी हमने देखा कि भैया -1 होता है। ठीक
ठीक है, और आई इंटू में क्या है, आई है, तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली होगा -i, ठीक है, माइनस आयोटा। i4 कितना होता है, तो दोस्तों i4 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर अभी हमने यहाँ पर देखा कि भैया आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 इंटू -1, ठीक है, दोनों आई स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1, ठीक है, समझ गए कैसे आया 1। तो आपको ये 4 आयोटा की जो पावर्स है इनको याद रखना है कि आई इजिकल टू रूट में -1 होता है, आई स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब होता है -i, और i4 होता है यहाँ पर, मतलब i की पावर 4 होता है 1। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर आयोटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है आयोटा की वैल्यू उसको देखो। तो देखो जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आयोटा की वैल्यू मेरे को, जो आयोटा की पावर है 234, ठीक है, 234, इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर मेरे को वैल्यू दे रहा है, जैसे 234 दे दी ना इसने, तो इसको मैं 4 के मल्टीपल्स या 4 के फैक्टर में इसको यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 234 को अगर मैं 4 का मल्टीपल बनाना चाहूँ तो कितना बनेगा ये, ठीक है, 4 4 5 20 और 4 8 है 32, ठीक है, और प्लस कितना रह गया, 2 रह गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की पावर 234 को क्या लिख सकते हैं हम, आई की पावर 4 इंटू 4 के मल्टीपल में कितना आ जाएगा ये 58 प्लस 2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम। तो जो आई की पावर 4 होता है ना, ये तो 1 होता है मेरा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पर जो आई की पावर 4 इंटू 58 और ये पूरा इंटू में इसके आई की पावर 2, ठीक है, तो ये वाला तो 1 हो जाता है क्योंकि आई की पावर 4 क्या 1 होता देता है, ठीक है। तो इंटू में 1 इंटू आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो समझ गए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की पावर 234 की वैल्यू कितना दे रहा है मेरे को, ये डायरेक्ट दे रहा है -1। क्लियर है किस प्रकार से फाइंड करना है, कि कितनी भी बड़ी सी बड़ी पावर आ जाए आयोटा की तो हम उसके 4 के मल्टीपल्स में उसको यहाँ पर बांटेंगे और जितना रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, उसके प्लस करके हम यहाँ पर उसको फाइंड कर सकें इस प्रकार से, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स में लिखा, जितना रिमेनिंग बचा है मेरा 2, तो ये वाला जो होता है आई की पावर 4 वाला ये तो 1 दे देता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट मेरा बचेगा, जो भी 2 3 1 जितना भी बचेगा वो हम देख लेंगे कि कितना आ रहा है भाई। तो आई का स्क्वायर कितना हो जाता है -1, ठीक है। तो समझ गया, आयोटा की कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए आ जाए यहाँ पर तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, इस प्रकार से इस एग्जांपल के समान उसको भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। आगे चले, इक्विलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखो भाई। इक्विलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, देखो मान लो मेरे पास में पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 बराबरी से x प्लस आई वाई और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 बराबरी से a प्लस आई बी, ठीक है। तो Z1 बराबरी से Z2 ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये बराबर कब होंगे, अगर मान लो ये बराबर है, Z1 बराबरी से Z2 है, इसका मतलब ये है कि इसके जो रियल पार्ट है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 ये आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे और दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक, कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो उनके रियल वाले पार्ट आपस में बराबर होंगे और इमेजिनरी वाली पार्ट भी आपस में बराबर होंगे, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे ये एग्जांपल को समझते, देखो ये एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि 4x प्लस आई कोष्टक में मेरे पास में 3x माइनस वाई है और ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आई माइनस 6 इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसके हम रियल पार्ट देखेंगे उनको आपस में बराबर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे उनको आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि वो कंडीशन है यहाँ पर किसके लिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने के लिए। जिसने तो बोल दिया भाई बराबर तो है, तो इसका मतलब ये है कि इनके रियल वाले पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसमें रियल पार्ट क्या है मेरे पास में, पहले वाले में क्या है 4x है और दूसरे वाले में 3 है, तो 4x बराबर इससे 3 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू मेरे को निकल जाएंगे 3/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू निकल गई मेरे पास में क्या 3/4, ठीक है। इसके अब इमेजिनरी पार्ट भी तो बराबर होंगे। इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है भाई 3x माइनस वाई है और दूसरे वाले Z2 में मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट क्या है -6 है, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इजिकल टू -6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि x की वैल्यू तो मेरे को दी है 3/4, ठीक है, तो 3 इंटू 3/4 माइनस का y इजिकल टू माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहां पर y इजिकल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ये 3 इंटू 3/4 कितना 9/4 हो जाएगा, ये माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएंगे इधर लाने पर इसको, ठीक है। अब ये कितना दे रहा है 6 चौके 24 और 9 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना। तो y बराबर से 33/4 मिला। तो यहां पर हमने x और y की रियल नंबर्स
वैल्यू फाइंड कर ली एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, x इजिकल टू 3/4, y बराबर 33/4। ठीक है, ये कैसे निकाला हमने, जो हमारी कंडीशन होती है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो उनके रियल वाले पार्ट बराबर होंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट भी आपस में बराबर होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले इस प्रकार से हमने यहां पर वैल्यू फाइंड कर ली। आगे देखो, आगे है कि एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एलजेब्रा यानी कि यहां पर एडिशन सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, उसको देखो। जैसे भाई मान लो कि मेरे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, Z1 बराबरी से a + ib है, Z2 बराबरी से x + iy है। अब इनका मैं एडिशन करना चाहूंगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो एडिशन देखो, एडिशन मेरे को करना है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जैसे कि मेरे पास में दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो इनका मैं एडिशन कर रहा हूं Z1 + Z2। तो ये कैसे होता है, पहला नंबर मेरा क्या था, a + ib था, दूसरा नंबर क्या था मेरा x + iy था। तो इसमें क्या होता है कि जो रियल वाले पार्ट होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया पहले नंबर का रियल पार्ट क्या है, a है, दूसरे नंबर का रियल पार्ट क्या है, x है, ये आपस में जुड़ के a + x दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रियल वाले पार्ट यहां पर आपस में जुड़ गए। जो मेरा यहां पर इमेजिनरी वाला पार्ट है पहले में वो क्या है, b है भाई, i मल्टीप्लिकेशन में तो रहेंगे ही, यानी कि ib और iy है। ठीक है, इसके इमेजिनरी पार्ट, तो ib और iy को आपस में जोड़ लेंगे, i मेरा कॉमन है तो i बाहर कॉमन कर दिया, बचा क्या b + y। ठीक है, ये मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने एडिशन उसका कर लिया, उनको एडिशन करने पर भी मेरे को यहां पर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, हम आगे देखेंगे भी कि एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर फॉलो होती है। सब्सट्रैक्शन को देखते हैं भाई, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, क्या इसके लिए कोई एग्जांपल देखने की जरूरत है, जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई। मान लो को मेरे को यहां पर कोई न्यूमेरिकल ले लेता हूं, जैसे 2 + 3i, ये Z1 है। दूसरा अगर मैं Z2 देखता हूं तो Z2 मेरे पास में मान लो भाई 3 + 4i है। अगर मेरे को इसको Z1 + Z2 निकालना है तो आपस में जो रियल पार्ट है वो जुड़ जाएंगे। Z1 में रियल पार्ट 2 है और Z2 में रियल पार्ट क्या है, 3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, पहले वाले में 3i, दूसरे वाले में 4i। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 + 3 जोड़ के 5 दे देगा और 3i + 4i जुड़ के ये कितना दे देगा, 7i। ठीक है, तो 5 + 7i ये Z1 + Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के ये देगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, सब्सट्रैक्शन देखो कैसे होता है भाई। दो नंबर मेरे पास में जो थे a + ib और x + iy, इनका मेरे को सब्सट्रैक्शन करना है, तो Z1 - Z2 कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि भाई रियल वाले पार्ट आपस में यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और जो इमेजिनरी वाले पार्ट है वो आपस में यहाँ पर सब्सट्रैक्ट होके हमें यहाँ पर इनका Z1 - Z2 सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझ ले कैसे होता है। जैसे मान लो भाई Z1 मेरे पास में क्या है, Z1 मेरे पास में 3i + 4, ठीक है, एक मिनट रुको, इसको यहाँ पर मेरा Z1 क्या है, 3 + 4i है, और Z2 क्या है भाई, Z2 मेरे पास में मान लो भाई 2 + 3i है। तो यहां पर Z1 - Z2 सब्सट्रैक्शन कैसे होगा भाई, सब्सट्रैक्शन ऐसे होगा कि इनका जो रियल वाले पार्ट है वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे 3 - 2 प्लस इसमें 4i - 3i हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - 2 कितना दे देगा, 1 दे देगा, और 4i - 3i कितना, i दे देगा। ठीक है, तो 1 + i मेरे को यहां पर अल्टीमेटली इसका सब्सट्रैक्शन मिल गया। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, मल्टीप्लीकेशन भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करूं। Z1 मेरे पास में दिया है a + ib, Z2 मेरे पास में क्या दिया है, x + iy। तो इसका सब्सट्रैक्शन तो हमने देख लिया था, मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे होता है। जैसे इस पूरे, इसमें जान लो a का मैं पूरे इस x + iy में यहां पर मल्टीप्लीकेशन करूंगा, देन मैं क्या करूंगा, इस ib का इस पूरे x + iy में यहां पर मल्टीप्लीकेशन करूंगा। कैसे, देखो देखो ये कैसे होता है। जैसे a + ib है, दूसरा मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया है, x + iy है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर a का यहां पर जैसे Z1 × Z2 निकाल रहा हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, a का मैं पहले मल्टीप्लिकेशन x के साथ में होगा, फिर iy के साथ में होगा, तो पहले क्या दे देगा, ax, फिर दे देगा iay। ठीक है, फिर मैं इस ib का यहां पर मल्टीप्लिकेशन करूंगा x के साथ में, तो ये कितना दे देगा, ibx प्लस यहां पर ib × iy। ठीक है, तो ये i² by हो जाएगा, और i² -1 होता है, तो ऐसे में ये कितना बन जाएगा, ax - by, और ये जो iay है और ibx है उसमें से i कॉमन लेके मेरा क्या बचेगा, ay + bx। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस प्रकार से इसके हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ ले। जैसे भाई Z1 मेरे पास में क्या दिया है, Z1 दिया है 2 + 3i, एंड जो Z2 है वो मान लो भाई मेरे पास में 3i नहीं, 3 + मान लो 5i है। ठीक है, तो अब मेरे को इसका Z1 × Z2 निकालना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 + 3i मल्टीप्लीकेशन में
3 प्लस 5i, ठीक है। तो पहले मैं 2 का पूरे इसमें 3 प्लस 5i में मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर 3i का करूंगा। तो कैसे देखो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5i कितना 10i हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3i इंटू 3 9i हो जाएगा, प्लस 3i इंटू 5i कितना हो जाएगा 15i स्क्वायर, ठीक है। और आई स्क्वायर -1 होता है यानी कि -15 हो जाएगा ये अल्टीमेटली, ठीक है, -15। तो 6 - 15 प्लस 10i और 9i 19i ये हो जाएगा, और -15 और प्लस का 6 है तो ये कितना दे देगा, ये दे देगा माइनस का 9 प्लस 19i, ठीक है। समझ गए किस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे देखो डिवीजन, मान लो मेरे को करना है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है, फिर कैसे करूं। तो भाई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मेरे पास में a प्लस आई बी है, Z2 मेरे पास में x प्लस आई वाई है। तो इसका यहां पर डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो a प्लस आई बी अपॉन में x प्लस आई वाई, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है मेरा, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका कॉन्जुगेट का यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई हो जाएगा, x माइनस आई वाई का मैंने यहां पर ऊपर नीचे न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर क्या होगा, देखो ऊपर a प्लस आई बी और x माइनस आई वाई है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और नीचे में x प्लस आई वाई इंटू में x माइनस आई वाई है, यानी कि ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी दिख रहा है। तो यानी कि ये कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इतना आ जाएगा, ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस तो पहले से था तो माइनस माइनस ये प्लस बी वाई बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ax और ये प्लस का by यहां पर मैंने बाहर कर दिया, ये मेरा रियल पार्ट हो जाएगा इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का। प्लस में जो बचा है मेरे पास में i को कॉमन करके bx माइनस ए वाई ये बन गया, ठीक है। और अपॉन में ये देखो x स्क्वायर माइनस का आई वाई का होल स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर तो -1 दे देगा, तो माइनस तो एक पहले से था तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाता है, और वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इस प्रकार से हम इसका यहां पर डिवीजन कर सकते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या एग्जांपल से समझना है, देखो एग्जांपल से Z1 बराबर इसे मान लो मेरे पास में कोई भी एग्जांपल ले लो एक, जैसे मैंने ले लिया 4 प्लस 5i, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है मेरे पास में, वो मान लो भाई क्या है, वो मैंने ले लिया 3 प्लस 5i, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को इसको डिवाइड करना है, फिर कैसे करें, Z1 अपॉन Z2 बराबर इसे 4 प्लस 5i अपॉन में क्या है 3 प्लस 5i। इसका जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 5i, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले का यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 प्लस 5i इंटू में यहां पर 3 माइनस 5i, बटे में जो है 3 प्लस 5i 3 माइनस 5i, तो यहां पर 3 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऊपर क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन होके 4 3 12 माइनस 4 5 20i प्लस का 15i माइनस 5 25i स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा ये, और 5i का स्क्वायर 25, और आई स्क्वायर -1 देता है तो ये नीचे क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली मेरे पास में क्या बच रहा देखो 12, और ये लास्ट में देखो -25i स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर का -1 और -1 पहले से है तो ये प्लस का 25 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा 37, और ये देखो -20i और प्लस 15i ये कितना दे देगा -5i, ठीक है, ऊपर अपॉन में 9 प्लस 25 है तो ये कितना हो जाएगा 34, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बना ये 37 माइनस 5i, 34 को दोनों के यहाँ पर डिवाइड कर दिया मैंने दोनों में, 37 माइनस 34 माइनस का 5i बटे में यहाँ पर 34, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसका यहाँ पर डिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जैसे हमने यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एडिशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है देखो। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होती है। जैसे मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर सम करूंगा, एडिशन करूंगा, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। Z1 और Z2 मान ले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इनका मैं सम एडिशन करने जाता हूं Z1 प्लस Z2, तो जो मेरे को यहाँ पर सम करने के बाद जो मिलेगा नंबर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो ऐसा ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भाई। इसको देखो, जैसे एग्जांपल से भी इसको देख ही लेते हैं। कैसे देखो, Z1 मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे पास में Z1 है 2 प्लस 3i, और कोई Z2 संख्या है मेरे पास में 4 प्लस कितनी 5i भी ले ली मैंने।
तो जब मैं Z1 प्लस Z2 निकालने जाऊंगा ना, तो 2 प्लस 4 को जोड़ के 6 हो गया, और 3i प्लस 5i कितना हो गया, 8i हो गया। तो 6 प्लस 8i ये क्या मिला मेरे को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आई है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हुई कि नहीं, एडिशन में हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई, भैया कम्यूटेटिव लॉ होता है एक क्रमचय, ठीक है, यानी कि इसमें जो ऑर्डर होता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि इसमें ऑर्डर यहां पर मैटर नहीं करता है कि भाई तुम पहले Z1 प्लस Z2 जोड़ रहे हो या Z2 प्लस Z1 कर रहे हो, ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ यहां पर फोल्ड हो रहा है ना एडिशन में। भाई जैसे देखो मेरे पास में दो अंक क्या है, Z1 दिया है मेरे पास में, पहले मान लो Z1 क्या दिया है, Z1 मेरे को ये दे दे, क्या दे दे Z1 2 प्लस 3i, ठीक है, और Z2 मेरे को दे दे ये 5 प्लस 7i, ठीक है। तो अब मैं Z1 प्लस Z2 निकालू तो मेरे को क्या मिलेगा, Z1 प्लस Z2 2 प्लस 5 कितना 7, और 3i प्लस 7i कितना 10i, तो क्या मिला मेरे को 7 प्लस 10i मिला ना। ऐसे अगर मान लो मैं Z2 प्लस Z1 निकाल दूं तो भी तो बात वही है, 2 प्लस 5 7 और 3i प्लस 7i कितना 10i, तो अल्टीमेटली ये 7 प्लस 10i तो मिल रहा। यानी कि Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, बात वही है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में फॉलो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें फॉलो होता है, Z1 प्लस Z2 करो पहले, बाद में उसमें Z3 जोड़ दिया मैंने, ठीक है, या फिर Z1 प्लस, पहले मैं Z2 प्लस Z3 को साथ में जोड़ दूंगा और उसमें फिर मैंने Z1 जोड़ दिया, तो आपस में ये दोनों ही बराबर है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो भैया एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो होती है 0, ठीक है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 0 जोड़ो तो आपको वही यहां पर मिलेगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो, 0 उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी का मतलब क्या, सेम नंबर मिल रहा ना मेरे को यहाँ पर एडिशन में, कि 0 को ऐड कर रहा हूं तो यहां पर कोई उसमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ठीक है, तो Z का जब मैं माइनस Z के साथ में एडिशन करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस Z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो माइनस Z है ना, वो एक एडिटिव इनवर्स का काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, आगे देखो, आगे हमारे पास में दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो अभी हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड रहती है वो अभी देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर देखो Z1 इंटू Z2 करता हूँ मैं, ठीक है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें जो नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड होती है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो कम्यूटेटिव लॉ, तो दोस्तों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं Z1 इंटू Z2 करें या फिर Z2 इंटू Z1 करें, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर दोस्तों होल्ड होता है इसके मल्टीप्लिकेशन में। जैसे हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 कर देंगे पहले, उसके बाद में उसमें Z3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या फिर मान लो हम Z2 इंटू Z3 कर देंगे पहले और बाद में उसमें Z1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये दोनों में जो है हमें इक्वल यहाँ पर वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या होता है, होल्ड होता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वो क्या होती है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो उसमें अगर हम 1 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर Z मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में जो 1 यहाँ पर जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आइडेंटिटी होती है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो दोस्तों जब हम जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है मेरे पास में, तो उसका यहाँ पर इनवर्स 1/Z का उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर Z इंटू Z इनवर्स इजिकल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे Z कोई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/Z इसका क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक है। आगे चले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इसमें होल्ड होती है, ठीक है। जैसे मान लो हम Z2 प्लस Z3 करें और उसमें बाद में Z1 का मल्टीप्लिकेशन कर दे
तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी, और या फिर हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 करें और Z1 इंटू Z3 करें और उनको बाद में हम सम कर दें उनका, तो यहाँ पर सेम वैल्यू हमें इक्वल वैल्यू प्राप्त होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड होता है। कोई भी आप एग्जांपल लेके Z1 Z2 Z3 लेकर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। आगे देखिए, तो दोस्तों अब आते हैं हमारे यहाँ पर एक नए टॉपिक पर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो दोस्तों इसका कॉन्जुगेट होता है, हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्स प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई बन गया। जैसे मान लो भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल टू मेरा क्या रह जाता, एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, यहां पर क्या रह जाता, माइनस का आई वाई रह जाता, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाता, फिर इसका जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो क्या माइनस में है, तो वो प्लस कर देते हम, z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये क्या बन जाता, इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। जैसे कोई इमेजिनरी नंबर मेरे पास में z इजिकल टू ए प्लस आई बी है, तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, z कॉन्जुगेट z बार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, a माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये a माइनस आई बी पहले से था मेरे पास में, तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा z बार बराबरी से a प्लस आई बी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां पर। एग्जाम्पल में जैसे कि भाई मेरे पास में कॉन्जुगेट नंबर है z बराबरी से क्या है 2 प्लस 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार बराबरी से 2 माइनस 3i। जो साइन चेंज होता है ना वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का होता है। ठीक है, रियल पार्ट में साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल भी देख लिया इसका कॉन्जुगेट कैसे होता है। प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर कॉन्जुगेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है। जैसे भाई कोई कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट है मेरे पास में नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका और मेरे को कॉन्जुगेट निकालना है, तो वही हमारा यहाँ पर z दे देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है। ठीक है, z1 प्लस z2 का मान लो कॉन्जुगेट है मेरे पास में, तो ये अलग अलग इंडिविजुअल तरीके से इसमें होल्ड हो जाएगा। ठीक है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, और z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट है, तो ये z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट इंडिविजुअल पर यहाँ पे होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप याद करना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पर जैसे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट है, तो अलग अलग इनका यहाँ पर कॉन्जुगेट करके भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इक्वल वैल्यू मिलती है। ऐसे ही डिवीजन में भी यहाँ पर कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टी जो है ना होल्ड होती है। जैसे z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट है, तो इसको मैं अलग अलग यहाँ पर z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में z2 का कॉन्जुगेट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी है 6th वाली, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मॉड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ मॉडुलस भी पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी देखते हैं मॉडुलस को भी। तो जैसे मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर है मेरे पास में, तो ये क्या होता है, z कॉन्जुगेट इंटू z होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे z कॉन्जुगेट निकालने के लिए आ जाए, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस आई वाई है। ठीक है, तो इसका इनवर्स या क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन z 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई को हम यहाँ क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट जो है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई का ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, इस स्टेप में हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसका। अब ऊपर तो एक्स माइनस आई वाई बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे देखो, अब यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई इंटू में एक्स माइनस आई वाई है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया मेरा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे माइनस है यहाँ पे है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का आई वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो अल्टीमेटली ये माइनस एक पहले से था, तो माइनस माइनस का प्लस होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो 1 अपॉन जेड मेरे पास में, इसको देखो तो हमारे पास में जो जेड था, जेड तो था एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, लेकिन जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार, ये क्या होता है एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जेड का कॉन्जुगेट ही तो है, यानी कि जेड बार है ये। ठीक है, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो मॉडुलस होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मॉडुलस। तो 1 अपॉन जेड बराबर से क्या, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे आया समझ गए। तो यहां से आप देखो जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, जेड बार इंटू जेड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, ये कैसे बनी आपने देख लिया अभी। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे देख लो यहाँ पर मेरे को फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो फिर वो कैसे होगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जेड इनवर्स निकालना है इस 2 - 3i का। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, जेड इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालूंगा जेड बार, यानी कि कंजुगेट निकालूंगा। तो ये तो 2 + 3i होता है। ठीक है, ठीक है,
तो ये हो गया। और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाता है 2 का स्क्वायर प्लस में 3i का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू मेरा यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 कितना 13 हो गया। यानी कि मॉड ऑफ जेड मेरे को कितना मिलेगा, रूट में 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो आप, तो जेड इनवर्स होता कितना है, अभी तो हम देख के आए ऊपर क्या होता है जेड इनवर्स। जेड इनवर्स कितना होता है, जैसे ये जेड इनवर्स है मेरा 1 अपॉन जेड, ये कितना होता है कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। तो कंजुगेट कितना होता है जेड का, कंजुगेट अभी हमने देखा 2 प्लस 3i अपॉन में क्या देखा रूट 13, ठीक है। ये क्या है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट 13 का। तो अल्टीमेटली 2 प्लस 3i अपॉन में 13, आपस में इसको 13 को दोनों में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 2 अपॉन 13 प्लस 3i अपॉन 13, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, जेड इनवर्स का। क्लियर, क्या मिला जेड इनवर्स हमें 2 अपॉन कितना 13 प्लस 3i अपॉन 13, ठीक है। कैसे आया समझ गए, जेड इनवर्स बराबरी से कितना होता है, जेड इनवर्स बराबरी से कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे देखो, अगली चीज हमारे पास में आती है, क्या है अगली चीज, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो भाई हमारे पास में जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर से एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाता है, ये होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये कितना मिलेगा मेरे को, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी का हमने अभी यहाँ यूज किया था, ठीक है। आगे देखो इसमें मॉडुलस में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। तो मॉडुलस में जैसे ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 है, तो अलग अलग इंडिविजुअल का मॉड का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और डिवीजन में भी यहाँ पर मॉडुलस हम जैसे Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड है ये मेरे पास में, तो अलग अलग इनका मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर मॉड करके यहाँ पर डिवीजन कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो यहाँ पर आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज, जैसे हम एलजेब्रा में जो आइडेंटिटीज पढ़ के आए थे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वही सेम यहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। जैसे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, ठीक है। तो इसको अब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम देख के आए भाई, वैसे भी तो ये क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, तो ये सेम ही तो है, ए और बी की जगह यहाँ पे Z1 Z2 है, ठीक है। ऐसे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, ठीक है। तो ये भी तो हम देख के आए थे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो कोई यहाँ पर नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम इसमें, ठीक है, जो चीज पढ़ी है बिल्कुल वही है यहाँ पर। जैसे Z1 माइनस Z2 और का मल्टीप्लिकेशन Z1 प्लस Z2 के साथ में है, तो ये कितना देता है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, भाई ये भी तो हमने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जो याद किया है हमने पहले ही उसको यहाँ पर एलजेब्रा की जो प्रॉपर्टीज थी वही यहाँ पर इसमें लगा देनी है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, तो ये होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो सेम ही तो है यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, Z1 क्यूब Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 इंटू में Z1 प्लस Z2, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऐसे ही माइनस के लिए नेगेटिव के लिए भी यहाँ पर ये क्यूब की प्रॉपर्टी होल्ड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो, अब दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं एर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एर्गेंट प्लेन क्या होता है दोस्तों, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इस नंबर को मैं जिस प्लेन में यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा उस प्लेन को क्या बोलता हूँ, उसको बोला जाता है एर्गेंट प्लेन, ठीक है। जिस भी प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करेंगे वो सब क्या कहलाता है, प्लेन, एर्गेंट प्लेन कहलाता है। और उसके पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी हम देखेंगे अभी। तो दोस्तों जैसे ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास में, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट में ये वाला जो हमारा एक्स एक्सिस जिसे हम बोलते थे ये कहलाता है रियल एक्सिस, और जो वाई वाला जो मेरा है ये वाई एक्सिस ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ठीक है। जेड बराबरी से एक्स प्लस जो आई वाई है मेरा, तो ये जो एक्स वाला है ये रियल एक्सिस है, और ये जो वाई आई वाई वाला है ये जो है ना मेरा, ये वाला क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। जिसमें मान लो यहाँ पर मेरा एक पी पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से इस 0 0 से उस पॉइंट से यहाँ से ओरिजिन से मेरे पी पॉइंट की दूरी क्या है, डिस्टेंस है r, और ये जो रियल एक्सिस के साथ में थीटा कोण बनाता है, ठीक है, तब इस p के यहाँ पर जो पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, r थीटा किस प्रकार से होते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। वैसे तो इसके क्या होते हैं, ज्योमेट्री में तो हमने देखा था कि भाई p के यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी देख लेते, वही यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पोलर रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है, तो ये होता है यहाँ पर कि भाई ओरिजिन से इस p पॉइंट की दूरी कितनी है, r है, और ये x रियल एक्सिस के साथ में कितने यहाँ पर एंगल का कोण बनाता है, वो यहाँ पर इसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि भाई z मेरा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका r जो होता है ना यहाँ पर जो क्या, ये जो r है यानी कि ओरिजिन से p तक की जो डिस्टेंस r है ये क्या कहलाता है, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे मॉडुलस, ठीक है। जो हम मॉडुलस निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z का, वही यहाँ पर उसका r डिस्टेंस जो होती है ओरिजिन से
पॉइंट पी तक की होती है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना होता है भाई, ये होता है रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कैसे आया था, देखो भाई ये जो मेरा पी पॉइंट है और यहां से इस ओरिजिन से देखो ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, और जो यहां पर एक्स एक्सिस से मान लो इसकी यहां पर जो है डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना है, ये एक्स है और ये वाई है यहां पर। ठीक है, तो ऐसे में पाइथागोरस हम यहां पे लगाएंगे, जैसे इसमें मैंने इस यहां पर ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, तो ऐसे में देखो आप पाइथागोरस लगाते ही आर स्क्वायर बराबरी से ये एक्स का स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो आर इजिकल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मॉडुलस ऑफ जेड होता था। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड कितना होता था, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही यहां पर आर भी होता है। ठीक है, आर इजिकल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों बोथ साइड, तो आर स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और थीटा जो एंगल मेरा यहां पर बना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आर्गुमेंट। क्या बोला जाता है इसको, थीटा क्या कहलाता है यहाँ पे, आर्गुमेंट। अभी इसको भी फाइंड करना, देखेंगे हम किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली चीज तो भाई पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जो मेरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनेगा, जैसे रियल एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर होता है इमेजिनरी एक्सिस। और जैसे मान लो कोई भी पॉइंट मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी पॉइंट है, तो यहाँ पर इसके ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आर है, और कितना कोण बनाया इसने रियल एक्सिस के साथ में थीटा कोण बनाया, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गए मेरे पी पॉइंट के, आर थीटा हो गए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अब मेरे को पोलर रिप्रेजेंटेशन बनाना है इस z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई के लिए। ठीक है, z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके लिए अब मैं यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ, पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये जो थीटा कोण बनाना है, इसके लिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब होता यह है दोस्तों कि जो z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में यहाँ पर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, वही यहाँ पर पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। देखो कैसे, तो दोस्तों यहां पर इस थीटा एंगल के लिए साइन थीटा, जैसे साइन थीटा बराबर इसे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर तो y है भाई। ठीक है, और यहां पर हाइपोटेनियस कितना है, r है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर मेरा क्या है यहाँ पर y है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, y है, और जो हाइपोटेनियस है वो कितनी है, r है, तो y अपॉन r हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां से अब y की जो वैल्यू हो जाएंगी वो r साइन थीटा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, y की वैल्यू यहाँ पे r साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, cos थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस तो x है मेरे पास में, हाइपोटेनियस r है, तो cos थीटा इजिकल टू x अपॉन r, और जब x की वैल्यू यहां से मैं जब फाइंड करूंगा तो वो r cos थीटा हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा। x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा है। ठीक है, ये पुट कर दी मैंने। y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको cos थीटा और sin थीटा में यहां पर कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। z इजिकल टू r मेरा यहां पर कॉमन हो जाएगा दोनों में से, और बचेगा क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यही होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। cos थीटा और sin थीटा के टर्म में इसको यहां पर बदलना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर जो आर्गुमेंट हमने देखा था, थीटा जो है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा, जिसको कैसे फाइंड करना है उसको देखो भाई। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पी पॉइंट है, तो ये कितना होता है, तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, थीटा फाइंड करने से पहले हमें अल्फा फाइंड करना पड़ेगा भाई। अल्फा बराबरी से क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, इसकी अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तब यहां पर थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, कैसे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा जो हमारा एंगल है, या जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा, वो अल्फा के बराबर ही होता है। ठीक है, थीटा बराबरी से अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं हम, तो इस पर यहां पर थीटा जो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो कितना होता है, जैसे ये वाला यहां पर थीटा इतना है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में जब मैं आऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो था ये लाइन एक्स एक्सिस, तो ये पूरा तो पाई होता है। उसमें से मेरे को अगर मान लो भाई यहां पर इस पी पॉइंट से नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये अल्फा है, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा भाई इस पूरे पाई में से मैं इस अल्फा को घटाऊंगा ना। ठीक है, तो पाई माइनस अल्फा यहां पर हो जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही जब थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात आएंगी ना, तो यहां पर जैसे ये पी पॉइंट है, तो भाई मैं इधर से जाने के बजाय इधर से चल जाऊंगा। ठीक है, यहां पर थीटा फाइंड करना है मेरे को, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा पाई में से यहां पर, क्योंकि भाई इधर मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूं, तो जब क्लॉकवाइज जब यहां पर एंगल मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। ये सब तो हम पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्लास में पढ़ चुकी है। ठीक है, कब पॉजिटिव एंगल होता है, कब नेगेटिव एंगल होता है। तो दोस्तों यहां पर जब मेरा नेगेटिव माइनस ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जो होता है मैं क्लॉकवाइज यहां पर मेजरमेंट कर रहा हूं, तो ये तो पूरा पाई है, पाई में से इस अल्फा को मैं घटा रहा हूं, तो बचेगा क्या, थीटा बच जाएंगे ना। ठीक है, तो नेगेटिव में पाई माइनस अल्फा से हम यहाँ पर जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे इस पी पॉइंट पर यहां से जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा फाइंड करना है, तो ये अल्फा के बराबर होता है किसमें,
लेकिन इधर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजरमेंट कर रहा हूँ इसलिए माइनस ले रहा हूँ, ठीक है, थीटा बराबर से माइनस अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जैसे जो मेरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, जेड इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आर क्या है मेरा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल देंगे तो वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आर डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा, थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस पाई से लेकर आपको पॉजिटिव पाई तक मिलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पी पॉइंट है मेरा तब थीटा इजिकल टू अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इजिकल टू पाई माइनस अल्फा होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अभी हमने देखा कि माइनस का हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं हम एंगल का, तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इजिकल टू माइनस अल्फा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कि भाई जेड बराबर से क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में हमने यहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो होती है पोलर फॉर्म। यूलर्स फॉर्म में क्या होता है, यूलर्स फॉर्म में जेड इजिकल टू आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है, ये होता है यूलर फॉर्म इसकी, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म में याद कर सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब लास्ट हमारे पास में ये है कि पावर एंड रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो इसमें एक थ्योरम आती है डी मॉर्स थ्योरम, ठीक है, डी मॉर्स थ्योरम। तो ये डी मॉर्स थ्योरम क्या होती है, जेड बराबरी से आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा क्या है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पर डी मॉर्स थ्योरम ये बोलती है कि जेड की पावर एन निकालना है मेरे को, तो ये हो जाएगा आर की पावर एन कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। तो ये क्या होती है डी मॉर्स थ्योरम। इसमें मान लो nth रूट्स फाइंड करना है मेरे को, तो मान लो ये कोई पोलर फॉर्म में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसका nth रूट्स कितना हो जाएगा, तो ये nth रूट्स निकालने के लिए आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले तो दोस्तों हमने यहां पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट फार्मूला रिवीजन सब कुछ यहां पर देख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ सवालों की यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जो पीवाईक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सच दैट इसका मॉडुलस ऑफ जेड इजिकल टू 5 है, दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ जेड कितना है 5 है। एंड जो आर्गुमेंट जो था मेरा थीटा जिसे हम बोलते थे, ठीक है, यहाँ पे जेड दिया है, वो कितना दिया है पाई बाई 3 दिया है। देन वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू मेरे को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी तो हम यहाँ पर डी मॉर्स थ्योरम देख के आए थे, ठीक है। डी मॉर्स थ्योरम क्या बोल रही थी मेरी कि भाई जेड की पावर एन इजिकल टू आर टू जो पावर एन कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। हम यहाँ पर ये थ्योरम का उपयोग करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहाँ पर मेरे को जेड स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास में क्या दिया है, मॉड ऑफ जेड कितना है 5 है, ठीक है। तो ऐसे में जब मैं यहाँ पे डी मॉर्स थ्योरम लगाऊंगा जेड टू जो पावर एन इजिकल टू आर टू जो पावर एन कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लगाऊंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। थीटा तो मेरा कितना है पाई बाई 3 है, ठीक है, लेकिन एन की पावर कितनी है भाई, एन की पावर 2 है ना, ठीक है। तो लगा दो जेड टू द पावर 2 इजिकल टू आर, आर क्या होता था, आर मेरा पास में होता था मॉडुलस ऑफ जेड होता था, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट दी है 5, ठीक है, मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। और कॉज एन थीटा, एन क्या है 2 है, 2 थीटा क्या है पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ऐसे ही आई साइन 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली ये कितना 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। 25 कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है। समझ गए कैसे आया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड इजिकल टू 3 प्लस 4 आई अपॉन में 1 माइनस 2 आई, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने से पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो ये कैसे हो जाएगा 3 प्लस 4 आई अपॉन 1 माइनस 2 आई, ठीक है, 3 प्लस 4 आई अपॉन में 1 माइनस 2 आई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 प्लस 4 आई अपॉन में 1 माइनस 2 आई, कॉन्जुगेट क्या है 1 माइनस 2 आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास में 3 प्लस 4 आई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 प्लस 2 आई के साथ में, अपॉन में क्या है 1 माइनस 2 आई और 1 प्लस 2 आई है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस का 2 आई का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 प्लस 3 इंटू 2 आई कितना 6 आई, 4 आई इंटू 1 4 आई, और प्लस का 4 आई इंटू 2 आई कितना 4 इंटू 2 8 और आई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अपॉन में कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आई का स्क्वायर कितना 4 आई स्क्वायर और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये आपस में
1+4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1+4 अपॉन में कितना है, 1+4 5 है, ठीक है। ऊपर क्या है देखो, 3+8i² है, तो i² तो -1, मतलब 3 माइनस का 8 मतलब माइनस का 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और 6i + 4i ये कितना 10i हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 5 है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 बार जाएगा तो मतलब -1, ठीक है। और 10i, ठीक है, 10i कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2i, ठीक है। यानी कि मेरे को ये सिंप्लीफाई होके क्या मिल गया भाई, ये z बराबरी से सिंप्लाई होके क्या मिलेगा, 2i - 1, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या देखने को मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट क्या देखने को मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेट यानी कि हम यहाँ पर इसकी जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, -2i और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसका तो ये आंसर आ रहा है दोस्तों, -2i - 1, ठीक है। अब ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें क्या है, रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है, z = 2 - 3i है, इसका z कॉन्जुगेट प्लस करना है z के साथ में। अच्छा, तो पहली चीज z जो दिया है मेरे पास में 2 - 3i, इसका z कॉन्जुगेट कितना जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 + 3i। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो इनका सम करना है, z बार प्लस z, इसका सम करने पे कितना मिलेगा, 2 + 3i + 2 - 3i। तो -3i से -3i कट गया, 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है भाई, तो इसका मेरा क्या मिल रहा है, 3i और -3i ये हो गया 0i, ठीक है। तो 4 + 0i, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 4 + 0i इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो भैया -16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो -16 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, -16 को 16 × -1 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और -1 का अंदर क्या -1 बन जाएगा रूट में, तो रूट -1 कितना आई होता है ना, तो ये कितना बन जाएगा अल्टीमेटली 4i, ठीक है। कहाँ है भाई, लेकिन हमारा ये क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट हम लेंगे इसके तो ये +-4i हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो मिलेगा यहाँ पे +-4i, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे चलो, लास्ट सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है, 1 + i का पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + i का होल स्क्वायर इंटू में 1 + i का होल स्क्वायर, ऐसा कर लो इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा देते हैं, तो 1² + i² + 2i, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 + i² + का 2i। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 1 + i² - 1 देता है, ठीक है। तो 1 - 1 + 2i हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना 1 - 1 हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 + का 2i, ठीक है। तो -1 से -1 हो गया 0, ठीक है। 0 + 2i ये हो जाएगा, इंटू में इधर कितना हो जाएगा 0 + 2i, ठीक है। तो 2i × 2i कितना, 4i स्क्वायर दे देगा, ठीक है। कितना दे देगा 4i², और 4i² से देखो ये कितना बन जाएगा, i² हो जाता है -1, ठीक है। तो माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख लिए, संपूर्ण यहाँ पर जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे उसको भी सीख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी क्लास, कुछ रिव्यू सजेशंस हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।